मैं बहुत पैसे वाले पिता की बेटी थी। हम 3 भाई बहन थे। तीनों भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी और माता पिता की सबसे लाडली। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं पढ़ाई बहुत मन लगाकर कर रही थी, लेकिन इसी बीच मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्दी ही शादी करने वाले थे। एक दिन मैं उससे मिलने उसके पास गई, तो मैंने वहां जो देखा, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। बेहद ही खुशनुमा खूबसूरत शाम का सुहावना मौसम था और सामने विशाल समुद्र था, जिसकी लहरें लहरा लहरा कर मानो दिल की धड़कनों को छू रही थीं। और लहलहाता हुआ खूबसूरत गार्डन, जिसमें लाल कलर की इवनिंग लॉन्ग फ्रॉक टाइप गाउन पहने एक लड़की बैठी थी। आसपास बैलन लिए हुए 4 वेटर थे, जो एकदम धीमी आवाज में म्यूजिक बजा रहे थे। वो लड़की वहां कुर्सी पर बैठी थी, जिसके सामने एक खूबसूरत टेबल सजा हुआ था और उस पर अलग अलग तरह का खाना रखा हुआ था। पर फिर भी उस लड़की की नजरें बार बार बस इधर उधर ताक रही थी, जैसे कि वो किसी को ढूंढ रही हो, शायद किसी का इंतजार कर रही थी वो। तभी वहां एक लड़का आया, जिसने ब्लू ब्लेजर पहन रखा था। देखने में एकदम चॉकलेटी हीरो जैसे दिख रहा था। उसे देखकर जैसे उस लड़की के चेहरे पर खुशियां तैर गईं। उसे देखते ही वो जाकर दौड़कर उस लड़के के गले लग गई। वो लड़का मुस्कुराया। उसने बड़े प्यार से उस लड़की के हाथों को अपने हाथों में लिया और किस करते हुए कहा, चलें। पर दोनों साथ साथ एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले चलने लगे। आगे समुद्र भी जैसे संगीत गाया जा रहा था, ऐसे खुश होकर लहरा रहा था। तभी उस लड़की ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, राज। राज ने कहा, हाँ बोलो अंजलि। अंजलि ने तुरंत म्यूजिक सिस्टम की तरफ एक रिमोट दबाया और एक गाना बजा। जैसे जैसे ये गाना बज रहा था, वैसे वैसे राज और अंजलि एक साथ कदम से कदम मिलाकर डांस कर रहे थे। दोनों का कपल डांस चल रहा था कि अचानक अंजलि का पैर हल्का सा फिसला और वो गिरने जैसी हो गई। राज ने उसे संभाल तो लिया, पर फिर भी उसके पैर में मोच आ ही गई थी। उसके मुंह से आह निकल गई और वो रोने लगी। राज ने इधर उधर देखा तो सामने कुर्सी दिखी। राज ने झट से अंजलि को उठाया और उस कुर्सी पर बिठा दिया। पर अंजलि चिल्लाने लगी, मुझे दुख रहा है राज, मेरे पैर में मोच आ गई है, प्लीज कुछ करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अंजलि जोर जोर से रोने लगी। राज उसे चुप कराता रह गया, पर वो चुप नहीं हुई, तो राज उसे वहीं छोड़कर चला गया। अंजलि चिल्लाने लगी, राज राज रुको। ऐसा चिल्लाते हुए वो वहीं कुर्सी से गिर गई। जैसे ही वो गिरी, आवाज आई धड़ाम। जैसे ही वो गिरी, दर्द के मारे उसकी नींद उड़ गई। उसने अपनी अधखुली आंखों से देखा तो पाया कि वो इस वक्त बेड के नीचे जमीन पर है। जब उसने पूरी तरह से आंख खोलकर देखा तो पाया सामने उसकी मम्मी, पापा, छोटी बहन प्रिया और उसका बड़ा भाई रोहन सब वहीं खड़े उसे बुरी तरह से घूर रहे थे। वो जल्दी से उठी और चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसने आंखें मसलते हुए और उबासी लेते हुए कहा, ऐसे मत घूरो माम, नजर लग जाएगी मुझे। प्रिया ने तुरंत पूछा, ये राज कौन है? अंजलि ने ये नाम सुना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और अपना सिर खुजलाते हुए पूछने लगी, क्या, कौन राज मम्मा? तभी उसकी मम्मी अनु जी ने कहा, वही राज जो तुम्हें दर्द दे रहा था और तुम्हें पैरों को चोट देकर भाग गया। अंजलि समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। शायद उसके मुंह से सपने में राज का नाम बाहर आ गया था। उसने तुरंत बात संभाल ली और कहा, वो मेरा निकम्मा दोस्त है, जिसने मुझे कुर्सी से गिराया और भाग गया। जब मैंने मदद मांगी तो उसने मेरी हेल्प नहीं की। अब वो भी कभी गिरेगा तो मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी और खूब कुटाई करूंगी मैं, देखना माँ। प्रिया ने कहा, नहीं मॉम, ये झूठ बोल रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अंजलि ने कहा, ए 2 फुट, चुप रहे, ज्यादा मत बोल। तुझे क्या पता मेरे सपने में क्या था, और मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप ही लोग बताओ। मैं सपने में दर्द से कराहते हुए ही चिल्ला रही थी ना, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कुछ इस तरह से। रोहन और उसके पापा ने कहा, हाँ बात तो सही है। तभी अनु जी ने कहा, देखिए जी, आप ही अपने सर पर चढ़ा रहे हो इस लड़की को, ठीक नहीं है ये। अंजलि ने गुस्से में अपनी मम्मी से कहा, प्लीज मम्मी, आप लोग अब जाइए, मुझे तैयार होना है। अंजलि की मम्मी नाराज होते हुए चली गईं। प्रिया भी उसे घूरते हुए निकल गई। उसके पापा ने धीरे से पूछा, बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? अंजलि ने कहा, नहीं पापा। उसके पापा ने उसके सर पर अपना हाथ फेरा और कहा, ध्यान रखना,
कहते हुए वो भी बाहर चले गए। अंजलि ने सबको जाते देखा तो उसे सुकून मिला, क्योंकि वो इस वक्त राज के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी। अंजलि बहुत ही रोमांटिक लड़की थी, इसलिए उसे हमेशा रोमांटिक सपने ही आते थे, और राज तो उसका प्यार था, इसलिए बहुत ही रोमांटिक अंदाज में वो राज को देखती थी। चाहे वो सपना है, चाहे वो रियल लाइफ ही क्यों ना हो। उसने जल्दी से राज को कॉल लगाया और कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। राज ने कहा, अभी टाइम मिला तुम्हें? अंजलि ने कहा, सॉरी बेबी, मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं सो गई थी ना। ओके, चिल मारू, ये बताओ मिलना कहाँ है? राज ने कहा, फार्म हाउस आ जाओ, मेरे सारे दोस्त वहीं आ रहे हैं। अंजलि ने कहा, ओके। अंजलि जल्दी से फ्रेश होने चली गई। उसने बाल स्ट्रेट किए, हाफ शोल्डर पिंक टॉप पहना, उस पर डार्क ब्लू शॉर्ट जीन्स, बहुत ही प्यारी लग रही थी वो घर में सबको बाय बोलते हुए निकल गई। घर में उसे किसी भी बात की कोई रोक टोक नहीं थी, न टाइम की, न खाने पीने की, और न ही कपड़ों की। वो सबकी फेवरेट थी और अपने पापा की लाडली थी। अपनी मर्सिडीज लेकर वो कुछ ही देर में राज के फार्म हाउस पर पहुंच गई। अंजलि ने अंदर जाने से पहले खिड़की में से ही देखा। राज ब्लैक टी शर्ट में हमेशा की तरह हॉट लग रहा था। राज अंजलि का प्यार था। उन दोनों की जोड़ी कॉलेज की सबसे हिट और हॉट जोड़ी थी। राज पर तो सब कॉलेज की लड़कियां मरती थीं, पर राज ने अंजलि को प्रपोज किया। उन दोनों की नज़दीकियों की वजह उनकी स्मार्टनेस और उनका पैसा भी था। दोनों अपने आप को एक पैसेदार घर के समझते थे। वो हमेशा कैंटीन, पब और लेट नाइट पार्टी में भी एक साथ ही रहते थे। कॉलेज का कोई कोना नहीं होगा जो उनके रोमांस से ना भरा हो। दोनों की प्रेम लीला कहीं भी चालू हो जाती थी। दोनों ने एक दूसरे से शादी का वादा भी किया था। अंजलि ने डोरबेल बजाई। राज ने दरवाजा खोलते हुए नाराज होने का बहाना बनाया, तो अंजलि ने सॉरी कहा और अंदर आते हुए कहा, वाह, तुम्हारा फार्म हाउस तो बहुत सुंदर है। राज ने कहा, तुमसे सुंदर नहीं। अंजलि ये बात सुनकर उसके गले जाकर लग गई और उसने कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी फ्यूचर बीहवी। कहते हुए उसने एक गोल्ड ब्रेसलेट निकाला और राज के हाथ में पहना दिया। राज ने कहा, वाह यार, कितना सुंदर है, पर आज सिर्फ इस गोल्ड से पेट नहीं भरेगा मेरा। कहते हुए उसने अंजलि को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे जोर से पकड़ लिया। उसने कहा, राज, तुम्हारे दोस्त आ जाएंगे, छोड़ो मुझे। राज ने कहा, आज का बर्थडे गिफ्ट तुमने प्रॉमिस किया था। अंजलि ने कहा, देखो राज। जैसे ही अंजलि बोलने लगी, राज ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, चुप। राज ने साइलेंट साउंड प्ले कर दिया और अंजलि को लेकर रोमांटिक डांस करने लगा। उसने डांस करते हुए कहा, मेरे दोस्त 2 घंटे बाद आएंगे, तब तक सिर्फ हम दोनों ही हैं। कहते हुए उसने अंजलि को अपने करीब लाकर लिप किस करना चालू कर दिया। किस तो वो लोग एक दूसरे को हर रोज करते थे, इसलिए अंजलि भी राज के करीब होते चली गई। वो भी जैसे राज की बाहों में समा जाना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को नहीं रोका। राज ने अंजलि को अपने गोद में उठाया और अपने बेडरूम में लेकर चला गया। आज दोनों खुशी खुशी एक दूसरे में समा जाना चाहते थे। अंजलि ने भी खुद को नहीं रोका, क्योंकि उसे पता था उसकी और राज की शादी होने वाली है। कुछ घंटों तक दोनों यूं ही एक दूसरे में समाये रहे, फिर प्यार से एक दूसरे से बात करने लगे। अंजलि ने खुश होते हुए कहा, ये मेरे लिए सबसे यादगार पल होंगे राज। आई लव यू। राज ने कहा, आई लव यू टू मेरी जान। तभी डोरबेल बजी। राज ने अंजलि को फ्रेश होने के लिए कहा और खुद दरवाजा खोलने चला गया। राज ने दरवाजा खोला तो पाया उसके 2-3 दोस्त आ गए थे। अंजलि फ्रेश होने के बाद सोचने लगी, इन लड़कों में मेरा क्या काम, मैं यहाँ से निकलती हूँ। राज ने सबको अंजलि से मिलवाया। अंजलि सबको हेलो करते हुए निकल गई। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे याद आया कि उसका वॉलेट तो राज के घर ही रह गया। उसने वापस गाड़ी मुड़ाई और आ गई राज के फार्म हाउस पर। उसने हर बार की तरह दरवाजे पर जाने से पहले राज को खिड़की में से देखना चाहा। अंजलि ने जो देखा वो नजारा देख उसकी धड़कन मानो जैसे रुक सी गई हो। उसने देखा वहीं सोफे के पास खड़ा राज किसी और लड़की के साथ उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में कुछ देर पहले वो थी। दोनों एक दूसरे को बेहताशा लिप किस किए जा रहे थे। धीरे धीरे वो लड़की राज के और करीब आ रही थी। राज ने उस लड़की को उठाया और उस लड़की को किस करते हुए ही अपने रूम में लेकर चला गया। अंजलि ने धीरे से बिना आवाज किए
बरामदे में ही पीछे की तरफ कदम बढ़ाया, जहां रूम की खिड़की थी। रूम की खिड़की का पर्दा खुला ही था, जिसमें से साफ साफ दिख रहा था कि किस तरह राज और वो लड़की एक दूसरे में सिमटे हुए बेड पर थे। अंजलि ने वहां बेजान खड़े होकर उनकी पूरी प्रेम लीला देखी, जहां तक वो देख सकती थी। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने मुंह फेर लिया। वो खुद के होश संभालते हुए आगे की तरफ आई। वो जैसे ही आगे बढ़ी, उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई दी, जो शायद राज के दोस्तों की थी। एक दोस्त ने कहा, यार, राज कमाल का बंदा है, अच्छी अच्छी लड़कियों की ही मार लेता है। अब उस अंजलि को ही देख, उसे अपने स्मार्टनेस पर बहुत घमंड था, इसलिए सिर्फ पैसे वाले लड़कों को ही पूछती थी। दो दो बार धोखा खा चुकी है, पहले निखिल से और अब राज से। दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ, राज ने तो प्रॉमिस भी ले लिया था अंजलि से आज के दिन के लिए, वो भी इमोशनली ब्लैकमेल कर, बर्थडे का बहाना बनाकर। वैसे आज उसका बर्थडे भी है कहाँ, वो तो बस अंजलि को पाना था उसे, इसलिए उसने झूठा बर्थडे बताया अपना, क्योंकि उसे उसकी वर्जिनिटी और घमंड दोनों तोड़नी थी उसे। कहते हुए वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा। एक दोस्त ने पूछा, वैसे उसने ऐसा अंजलि के साथ ही क्यों किया? दूसरे दोस्त ने कहा, वो इसलिए क्योंकि राज निखिल का दोस्त था। निखिल की सच्चाई पता चलने पर अंजलि ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई थी और उसकी बेइज्जती भी की सबके सामने, इसलिए उसने राज से उसके अपमान का बदला लेने को कहा और राज ने वैसा ही किया। तीसरा वाला बोला, हाँ देख, एक के बाद एक, आज तो यहाँ उसकी प्रेम लीला चलेगी, अलग अलग अप्सराओं के साथ, बर्थडे के नाम पे और पार्टी के नाम पे। कहते हुए वो तीनों एक दूसरे को हाई फाई देते हुए हंसने लगे। वो बोले, चलो अब टीना को लाने चलते हैं, मीनू का घंटा खत्म होने को आ गया होगा, अभी तक तो राज खेल चुका होगा उससे। कहते हुए वो हंसने लगे। तभी पीछे से अंजलि आई और उसने खींचकर तीनों के सर पर वहीं पड़ा फूल का गमला उठाकर दे मारा। उसने ये काम इतना फुर्ती से किया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। उन लोगों ने अंजलि को नहीं देखा, क्योंकि वो वहीं दीवार से छुपकर खड़ी थी, इसलिए किसी ने उसको आते जाते नहीं देखा और तीनों अपने में मस्त थे, इसलिए किसी को ध्यान भी नहीं गया। पहला गमला टूट गया तो दूसरा गमला भी उठाकर उसने तीनों के पीठ पर मारा। वो तीनों वहीं कराहते हुए गिर गए। उन्होंने देखा तो अंजलि थी। वो लोग घबरा गए। घबराहट और दर्द से उनकी बोलती बंद हो गई थी। अंजलि ने एक दोस्त के हाथ पर गमले का टुकड़ा फेंकते हुए कहा, अगली बार से किसी लड़की की उड़ाओ तो याद रखना, राज के खिलौनों में से कोई एक तुम्हारी बहन भी हो सकती है। क्या बोला राज ने? मेरी वर्जिनिटी दूर की तो सुन, आई एम अ वर्जिन। हाँ, उसने और निखिल दोनों ने मुझे छुआ है, पर पूरी तरह से नहीं, समझे तुम लोग? अंजलि बस गुस्से में बोले जा रही थी। और दूसरी बात, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, वरना तुम्हारी सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड हैं, व्हाट्सएप पे अभी ही लीक हो सकती हैं। तीनों को चोट इतनी जोर से लगी थी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। अंजलि की वर्जिनिटी की बात करने वाले लड़कों को दोनों पैरों के बीच जोर से जूते मारते हुए अंजलि ने कहा, पहले खुद की संभाल, फिर दूसरों की वर्जिनिटी देखना साले, अब निकल लो यहाँ से। तीनों दर्द से कराहते हुए धीरे से निकल गए। अंजलि ने पीछे से आवाज दी, इसकी डुप्लीकेट चाबी दो। एक दोस्त ने धीरे से कहा, हमारे पास नहीं है। तो अंजलि ने कहा, तो क्या तुम्हारे चाचा बाहर से लॉक मार कर निकले हैं घूमने के लिए? चुपचाप देते हो या? अंजलि ने तीसरा गमला उठाया। ये देख डर कर उन लोगों ने चाबी दे दी। अंजलि ने कुछ सोचा और सोचते हुए ही दरवाजा खोल अंदर चली गई। उसने अंदर का दरवाजा अपनी बालों की पिन से खोला। उसने अंदर आकर देखा तो राज और वो लड़की अर्धनग्न अवस्था में थे। राज उस लड़की की बाहों में गुम था, इसलिए उसने अंजलि को नहीं देखा। अंजलि ने डायरेक्ट आकर राज के ऊपर की चादर हटा दी और उसकी उसी अवस्था की 2-3 फोटो जल्दी जल्दी ले ली। राज ने अंजलि को देखा तो शौक ही हो गया और उस लड़की की बाहों से निकला और चादर लपेटते हुए खुद की टी शर्ट पहनने लगा। अंजलि ने उस लड़की से कहा, तुम जा सकती हो। वो लड़की चली गई। अंजलि ने राज से कहा, आज से हम दोनों के बीच का रिश्ता खत्म, हम दोनों के रास्ते अलग, और अगर तुमने कोई भी चालाकी दिखाई तो ये फोटोज लीक हो जाएंगे। कहते हुए उसने वहां से अपना वॉलेट उठाया और राज की तरफ एक नजर कर निकलने लगी। राज सब कुछ बस चुपचाप सुनता रहा। उसे अचानक क्या हुआ, वो वापस आई और राज के पास आते हुए बोली,
तुम्हारी बहन नहीं है ना, इसलिए तुम्हें लड़की के दिल का दर्द पता नहीं, और यही वजह है तुमने सब लड़कियों को खिलौना समझकर यूज कर फेंक दिया। पर तुम्हारी बहन नहीं तो क्या हुआ, आगे जाकर अगर तुम्हारी बेटी हुई तो इन सब बातों में तुम्हारी बेटी तो फंस सकती है ना, इसलिए ये सब काम तुम जैसे लड़कों को शोभा नहीं देता। आज राज तुमने मेरे वजूद को तोड़ दिया। कहते हुए उसने राज को खींचकर एक थप्पड़ मार दिया और रोते हुए वहां से चली गई। राज को अंजलि के थप्पड़ से बहुत गुस्सा आया, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस वक्त अंजलि के मोबाइल में उसकी तस्वीर थी। उसने तुरंत बियर उठाई और बियर पीते हुए टीना को फोन किया और कहा, डार्लिंग आज की पार्टी करते हैं, आ जाओ मेरे फार्म हाउस पर। अंजलि बाहर निकल गई, पर उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने गाड़ी घुमाई और निकल पड़ी कहीं दूर। जयपुर की रहने वाली अंजलि मेहरा आज बुरी तरह टूट गई थी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे। उसने एक सुनसान जगह पर गाड़ी खड़ी की और जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसे सब ध्यान आ रहा था कि किस तरह वो एक एक के प्रेम में फंसती जाती थी और सबका प्यार सच्चा ही लगता था। उसे सब कुछ एक एक करके याद आ रहा था, अपनी पिछली बातें। अंजलि को याद आने लगा था सब कुछ, कैसे उसे पहली बार निखिल मिला था जिसने अंजलि को प्यार का एहसास दिलाया। बाद में एक दिन उसे धोखा मिला, निखिल किसी और की बाहों में चूर था, तभी अंजलि ने देख लिया था। फिर अंजलि ने उसकी बाट लगा दी थी, इसलिए उसने अपने जैसा ही दरिंदा राज भेजा। वो सारे मंजर याद करके खूब रोई। जब उसे थोड़ा अच्छा लगा तब उसने गाड़ी चालू की और घर चली आई। उसने सबको हेलो किया और सीधे अपने रूम में चली आई। उसने खाने के लिए भी ना कह दिया। फिर वो सो गई। सुबह जब उठी तो पाया उसका चेहरा रोने की वजह से काफी सूज गया था। उसने क्रीम लगा ली और वापस आराम करने लगी। उसने सोच लिया कि अब कभी उस कॉलेज में नहीं जाऊंगी जहाँ से राज और निखिल जैसे दोस्त मिले थे। उसे वो एक एक पल, एक एक दिन याद आ रहा था। जब जब वो उन लोगों से मिली थी उसे खुद से नफरत सी होने लगी। वो पल पल पश्चाताप की आग में झुलसने लगी। वो क्या करे, उसे खुद कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो वहीं दीवार के सहारे नीचे बैठ गई। अंजलि कुछ देर यूं ही रोती रही और फिर सो गई। दोपहर को उसकी मम्मी कमरे में आई तो उसे सोता देख वापस चली गईं। शाम को अंजलि उठी, उसने मुंह धोया, फिर मूवी लगाकर बैठ गई। उसने इंस्पिरेंस वाली मूवी देखी, ऑल इज वेल। मूवी देखने के बाद उसे थोड़ा बहुत अच्छा लगा। उसने अपना मुंह सही किया और बाहर आई। उसे देख सबने उससे पूछा, क्या हुआ अंजलि? उसके पापा तो फिक्र करते हुए उसके पास आकर खड़े हो गए। अंजलि ने कुछ सोचते हुए कहा, वो मेरे मार्क्स कम आए हैं तो सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं कॉलेज में, इसलिए मुझे रोना आ गया। अब मुझे कॉलेज में हरगिज नहीं जाना। मैं अपना ट्रांसफर दिल्ली करवाना चाहती हूँ। मैं अपनी मेडिकल की इंटर्नशिप वहीं से कर लूंगी। प्लीज पापा। उसके पापा ने कहा, जैसी थारी मर्जी मेरी लाडो, बस रोना नहीं, हमेशा हंसते रहो। कहते हुए उन्होंने अपनी अंजलि को गले से लगा लिया। गले से लगी अंजलि को अपने पापा की बाहों में एक सुकून सा मिला। दूसरे दिन रोहन, अंजलि का भाई, उसे एयरपोर्ट छोड़ने आया। बाय करने के बाद अंजलि वहां से निकल गई दिल्ली के लिए एक अनोखे सफर में। दिल्ली पहुंचकर उसने अपने पापा को फोन कर दिया कि वो पहुंच गई है। उसने वहां से कैब बुक की और अपने दिल्ली के गेस्ट हाउस में रुक गई। ये गेस्ट हाउस उसके पापा की थी। वो जब भी यहाँ आते यहीं रुकते, इसलिए अंजलि ने भी यहीं रहकर इंटर्नशिप चालू कर दी। वहाँ के जाने माने डॉक्टरों के पास 1 साल का इंटर्नशिप था, जिसमें अंजलि ने खूब ध्यान लगाकर मेहनत की और एक काबिल डॉक्टर बन गई। अंजलि ने MBBS की डिग्री की हुई थी। डिग्री के बाद उन्हें इंटर्नशिप करना पड़ता है, सीनियर्स डॉक्टर के नीचे काम करना पड़ता है। अंजलि अपनी टीम में से अव्वल नंबर पर थी, इसलिए सबने उसे खूब शाबाशियां दी। वैसे अंजलि एक टॉपर लड़की थी, बस दुनियादारी की ना जान पाने की वजह से प्यार में धोखा खा गई। सभी अंजलि को बधाइयां दे रहे थे। अंजलि ने ये बात अपने घर में भी बताई। उसके घर वाले भी बहुत खुश हुए अपनी बेटी की काबिलियत देख, और उन्होंने गरीबों में मिठाई भी बंटवाई। दूसरे ही दिन हॉस्पिटल में तत्काल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें अंजलि को भी बुलाया गया था। डॉक्टर्स ने बताया, इस वक्त जम्मू कश्मीर में लड़ाइयाँ कुछ ज्यादा ही हो रही हैं, तो हमें एक डॉक्टरों की एक काबिल टुकड़ी वहां भेजनी है, जिससे हम फौजी भाइयों और आसपास के लोगों की
हम सेवा कर सकें, क्योंकि एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल है और हमारी सेना में भी काफ़ी पहचान है और कश्मीर के बॉर्डर पर करीबी मित्रगण भी हैं, तो उन्होंने हमसे मदद मांगी है। हमने हाँ कह दिया है। सब सीनियर टीम का चयन हो चुका है, पर जूनियर डॉक्टर्स में से जो जाना चाहेंगे वो हमें बता सकते हैं। हमें वहाँ बाहर एक कैंप दिया जाएगा और हर तरह की सुविधा दी जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें अगर बाहर रह रहे गांव वालों को भी कोई तकलीफ हुई तो हमें वहां भी उनकी मदद करनी होगी। अगर आप लोग ना चाहें तो भी कोई बात नहीं। अंजलि तो ये बात सुन बहुत खुश हुई। उसने सोचा चलो इस बहाने कम से कम देश की सेवा करने का तो मौका मिलेगा। उसने तुरंत हाँ कह दिया और उसने अपने सीनियर्स से कहा, सर, वजह चाहे कुछ भी हो, पर इस बहाने हमें अपने देश की सेवा करने और हमारे जांबाज सिपाहियों की मदद करने का मौका तो मिलेगा। मैं तैयार हूँ। अंजलि की बात सुन सबने तालियां बजाईं और उसे देख लोगों ने भी हिम्मत बताई। अंजलि बहुत खुश हुई। सबकी रजामंदी के बाद टुकड़ी में जोड़ने के लिए सबको घर से एक मंजूरी पत्र पर साइन करवानी थी। अंजलि को भी बोला गया अपने घर से मंजूरी पत्र ले आए। अंजलि ने सोचा, यार, ये पापा को पता चलेगा तो वो तो मुझे जाने नहीं देंगे, फिर भी बताना तो पड़ेगा ही ना। वो जयपुर के लिए उसी शाम निकल गई। सुबह वो जब घर के दरवाजे पर खड़ी थी तो सब उसे यूं अचानक देख बहुत खुश हुए। सबने आकर उसे गले से लगा लिया। अंजलि की मम्मी नाश्ता बनाकर ले आई। तब तक वो फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर आने के बाद नाश्ते की टेबल पर ही अंजलि ने हिम्मत कर एक ही सांस में सारी बात सबको बता दी। सबके हाथ खाते खाते रुक गए। अंजलि के पापा अनुपम जी ने कहा, ये क्या है बेटा, आपको किस बात की कमी है जो आपको फौज पर जाना है? आप खुद का क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल कुछ भी खोल सकती हैं, भले ही 1 महीना ही क्यों नहीं। हम अपनी लाडली बेटी को वहां नहीं जाने देंगे बस। अंजलि अपने पापा के पास आई और प्यार से अपने पापा के कंधे पर सिर रखकर बोली, पापा, हमें कौन सा वहां जंग लड़ने जाना है, बस एक आस थी मेरी। हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, देश की सेवा करो, और उन जाबाज जवानों की वीर गाथाओं के बारे में भी सुनते आए हैं। और जब देश मुझसे सिर्फ मेरा 1-2 महीने मांग रहा है तो मैं क्यों नहीं जा सकती, बताइए। और मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ जितनी दिखती हूँ। अगर आप मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं समझूंगी आप मुझे कमजोर समझते हैं। अनुपम जी ने कहा, लेकिन बेटा तुम्हें कुछ। अंजलि ने बात काटते हुए कहा, देखिए पापा, मुझे कुछ नहीं होगा, उल्टा आपको गर्व होगा कि मेरी बेटी सिपाहियों को ठीक करके आई है। अनुपम जी हंसने लगे। वैसे उन्हें अपनी लड़की पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने मंजूरी दे दी। पर अनु जी अभी भी खामोश बैठी थीं। अंजलि उनके पास भी आई तो अनु जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं तुम्हें डांटती हूँ इसलिए तू मुझे सजा दे रही है ना? अंजलि ने कहा, नहीं मम्मी, क्या आप भी? अब चुप हो जाओ, सिर्फ 1 महीने के लिए जा रही हूँ, हमेशा के लिए विदा नहीं हो रही हूँ। रोहन ने कहा, पर अंजलि, हम सबको डर तो लगेगा ना, एक काम कर, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। अंजलि ने रोहन से कहा, नहीं भाई, आप यहाँ सबका ध्यान रखना, वहाँ मैं खुद का ध्यान रख लूंगी। अरे फिकर नोट ना रे बाबा। आज तो हमेशा अंजलि से लड़ने वाली प्रिया भी रोने लगी थी दीदी के जाने से, पर अंजलि ने प्यार से सभी को मना लिया और मंजूरी ले ली। अगले दिन ही रोते हुए सबने अंजलि को विदा किया। एयरपोर्ट पर अंजलि के भी आंखों में आंसू थे, पर दिल में उल्लास था बॉर्डर पर सेवा करने का। वो फ्लाइट में बैठ गई और निकल गई फिर से दिल्ली के लिए। अंजलि बहुत ज्यादा खुश थी। उसने जाकर अपने सीनियर डॉक्टर्स को परमिशन लेटर दे दिया और सबने भी धीरे धीरे आकर अपना अपना परमिशन लेटर दे दिया। उन लोगों को सुबह निकलना था। उसे इस बात की खुशी ज्यादा थी कि जो जिंदगी उसने अपनी बेवकूफियों में बर्बाद की, अपने देश की सेवा करने से वो अपनी आगे की जिंदगी आबाद कर लेगी। लाइफ में एक ना एक गलती हर कोई करता है, उसका उसे पछतावा जरूर होता है, पर उस पछतावे पर अफसोस कर आगे की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है अपनी गलती स्वीकार कर आगे ऐसी कोई भी भूल ना हो, इसके लिए प्रयत्न करे। अंजलि की फ्लाइट दूसरे दिन सुबह की थी, इसलिए अंजलि ने अपनी जरूरत की सामान की लिस्ट बनाई और शाम को जाकर वो सारा सामान बाजार में से ले आई और वो बैग पैक कर सो गई। सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर वो लोग 6 बजे के करीब एयरपोर्ट पहुंच गए। 8 बजे की फ्लाइट थी। एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले थे।
अंजलि के साथ और भी बहुत लोग थे। अंजलि सबके साथ बात करते हुए फ्लाइट में बैठ गई। फिर कुछ ही देर में फ्लाइट ने अपनी उड़ान भरी। वो लोग 2 घंटे में श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर आते ही अंजलि को वहां का वातावरण देख बहुत खुशी हुई। वो तो एकदम खुशी से नाचने लगी। उसे इस तरह पागलों की तरह नाचते हुए देख उसकी दोस्त रिंकू ने उसे रोका और कहा, सब क्या कहेंगे। अंजलि ने उस दोस्त से कहा, अरे रिंकू, कुछ दिन के लिए तो आए हैं और अगर यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे तो हम क्या करेंगे। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना बेबी। चिल बेब, एंजॉय द मोमेंट। जब अंजलि ने देखा उसके सीनियर्स आ रहे हैं तो अंजलि चुपचाप अच्छे से बैठ गई। उसने फोन लगाया घर पे और अपने घर वालों से बात करते हुए बता दिया कि वो सही सलामत पहुंच गई है। थोड़ी देर में वो लोग एयरपोर्ट से बस में बैठ उसी के पास थोड़ी दूर बने डॉक्टर्स के आर्मी कैंप्स में आ गए। अंजलि जितने एक्साइटमेंट में यहाँ आई थी, यहाँ आकर देखा तो उसकी सारी एक्साइटमेंट गायब हो गई, क्योंकि यहाँ जगह जगह सेना और कुछ नागरिक घायल अवस्था। अंजलि के सामने का ये मंजर किसी को भी रुला जाता। ऐसा देख अंजलि जल्दी से उन घायल लोगों के पास गई। उसने देखा किसी को सीने में गोली लगी थी, किसी को पैर में, किसी को हाथ में, किसी को सर में। वहाँ बहुत घायल लोग थे जिनका ऑलरेडी इलाज चल ही रहा था। वहाँ डॉक्टर्स की टीम की कमी पड़ने की वजह से ही इन्हें बुलाया गया था। दरअसल वहाँ 2-3 दिन पहले ही टेररिस्ट अटैक की वजह से हमारे कुछ सैनिक घायल हो गए थे। अंजलि ने जैसे ही ये नज़ारा देखा उसके आंखों में से आंसू निकल आए। फिर उसने अपने सीनियर से कहा, मैम आप मेरी एंट्री लिख लीजिए और मुझे फ्रेश भी नहीं होना है, बस मुझे जल्दी से जल्दी अपनी ड्यूटी करनी है। उसके सीनियर ने कहा, ठीक है, पर फ्रेश होना पड़ेगा और यहाँ की आर्मी ड्रेस पहननी पड़ेगी। तुम्हारा ड्रेस भी सेमो में रखा है, जल्दी से रेडी ही काम पे लग जाओ। ध्यान रखना अपना, ऑल द बेस्ट। अंजलि ने जल्दी से जाकर सीनियर के बताए हुए कमरे में अपना सामान रखा और फ्रेश होकर आर्मी ड्रेस में वो बाहर आई। वहां के पहले से ही इलाज कर रहे दूसरे डॉक्टर्स के साथ मिलकर अपने काम पर लग गई। उसने सबके रिपोर्ट्स के अनुसार अपने तरीके से ट्रीटमेंट चालू कर दिया। बाकी सब तो डॉक्टर्स थोड़ी देर आराम भी करने चले जाते, पर अंजलि थी जिसे खाने तक का होश नहीं था। उसने सबकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। नर्सेस को कहकर उसने हर पेशेंट की बड़े ही प्यार से और नम्रता पूर्वक सेवा की। सारे डॉक्टर्स ने उसे इस अथक सेवा के लिए खूब सारी शुभकामनाएं दी। रात के 8 बजने को आ गए थे, इसलिए उसके दोस्त ने उसे जबरदस्ती खाने के लिए भेज दिया। सबके कहने पर वो 10 मिनट में आती हूँ कहकर खाना खाने चली गई। वो जैसे ही जाने को हुई उसके हाथों में एक उंगली स्पर्श हुई। उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था, पर वो जैसे ही आगे बढ़ने को हुई उस उंगलियों ने उसकी उंगली पकड़ ली। अंजलि ने अपने हाथों को देखा तो पाया एक नौजवान को खून से लथपथ स्ट्रेचर पर लिटाया गया है और उसके आसपास कोई भी नहीं है। अंजलि ने देखा तो उस नौजवान की सांसें हल्की हल्की अभी भी चल रही थीं। अंजलि ने तुरंत प्राइम एक्शन लिया उस पेशेंट पर और खाना छोड़ फिर से उसे लेकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ चली गई। अंजलि उस पेशेंट को लेकर इमरजेंसी वार्ड में गई तो वहां के डॉक्टर्स ने कहा, ये तो मर चुका है, इसलिए तो हमने इसे बाहर भिजवा दिया था। अंजलि ये बात सुन अचंभित हो गई। उसने तुरंत वहां के आर्मी मेडिकल स्टाफ से भी इस बारे में पूछताछ की, पर सबने एक ही बात कही कि ये जवान अभी चंद मिनटों पहले मर चुका है। तो अंजलि ने एक नज़र उस जवान पर डाली। फिर अंजलि को याद आया कि इसने खुद मेरी उंगलियों को पकड़ा था, ये मर नहीं सकता। सीनियर डॉक्टर्स और अंजलि में उसको लेकर काफ़ी बहस हुई, पर अंजलि ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने डॉक्टर्स से फिर कुछ कहा नहीं और ये भी कि उस जवान ने खुद उसकी उंगलियां पकड़ी थीं, पर वो बेचैन हो उठी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो जिंदा है। उसने अपने सीनियर से कहा, नहीं मैम, ये जिंदा है। और इससे पहले कोई उसे कुछ और पूछे वो सीधा उस जवान को लेकर दूसरे ओटी में चली गई। कुछ लोग उसे रोकने आए, पर वहां खड़े आर्मी ऑफिसर के सीनियर ने सबको रोक दिया क्योंकि वो कब से इस बहस को देख रहे थे। करीब 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद अंजलि बाहर आई। उसने सबसे कहा, वो जवान। वो कुछ आगे बोले इससे पहले ही सीनियर ने कहा, देखा, वो जवान मर चुका था, मैंने कहा था ना। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, वो जिंदा है सर,
तो सब शौक होकर पूछने लगे, क्या? सबने पूछा, पर कैसे? वो तो मर चुका था। अंजलि ने कहा, आप लोग जैसे ही बाहर निकले थे, किसी ने उसका मास्क निकाला था, जिस वजह से उन्हें कुछ देर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर आप लोग जैसे ही आए, आप लोगों ने देखा उनकी सांसें रुक चुकी हैं, और आपने जल्दी में दूसरे पेशेंट के चक्कर में इन्हें मृत घोषित कर दिया। आप में से इन्होंने डॉक्टर प्रीति ने इस उम्मीद में कि शायद मास्क निकालने से इन्हें सांस नहीं लिया जा रहा होगा, मास्क वापस लगा दिया। पर वो जूनियर हैं, वो सीनियर की बात काट नहीं सकती थी, इसलिए वो आपके कहने में दूसरे पेशेंट को देखने चली गईं। इस पर कार्तिक को वापस ऑक्सीजन मिलने से उसका काम बन गया। वो सांस तो लेने लगा, पर एक बार ऑर्डर मिलने पर उन्हें तुरंत डेड हाउस ले जाने के लिए तैयार कर दिया गया, और जो व्यक्ति उन्हें ले जा रहा था, उसे लेते जाते वक्त कोई और काम पड़ा तो वो बाहर चला गया। कार्तिक सर को वहीं छोड़कर एक डॉक्टर और नर्स की जल्दबाजी किसी की जान तक ले सकती है। शायद आप लोग समझ जाएं, जो कार्तिक का ऑपरेशन कर रहा था, उस सीनियर डॉक्टर की शर्म के मारे नजरें झुक गईं। उसने सबसे माफी भी मांगी, पर अंजलि ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और कहा, आइंदा इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, किसी से भी, चाहे वो डॉक्टर सीनियर हो या जूनियर। हमारे लिए मरीज हमारे बच्चे हैं, जो हमें भगवान मानते हैं, उन्हें बचाना हमारी जवाबदारी है। सामने खड़े कर्नल साहब ने अंजलि के लिए ताली बजाई। बाकी सब सीनियर्स ने शर्म से अपनी आंखें झुका लीं, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने अंजलि को बहुत खरी खोटी सुनाई थी, और ये भी कहा था कि ये पेशेंट मर चुका था। कर्नल साहब अंजलि के पास आए और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, जुग जुग जियो मेरी बच्ची, तुमने मेरे बेटे कार्तिक की जान बचा ली। तुम डॉक्टर नहीं, मेरे लिए भगवान हो। अंजलि ने कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा मत बोलिए। कर्नल सर की आंखों में आंसू आ गए। अंजलि ने कहा, सर आप अपने आप को संभालिए। नहीं बेटी, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है कार्तिक, और उसे ये हालत में देखकर मुझ पर क्या गुजरी होगी, ये मैं ही जान सकता हूँ। अंजलि ने कर्नल साहब को संभाला तो कर्नल साहब ने पूछा, क्या मैं अपने बेटे से एक बार मिल सकता हूँ? अंजलि ने कहा, अभी तो नहीं, क्योंकि वो बेहोशी की वजह से आराम कर रहे हैं, इसलिए 1 घंटे बाद मैं खुद आपको बुलाने आऊंगी। ठीक है सर। कर्नल साहब ने कुछ नहीं कहा और वहीं बैठ गए। अंजलि भी उन्हें वहीं छोड़कर वापस ओटी में चली आई। वहां जाकर देखा तो पाया कार्तिक अभी भी बेहोश लेटा हुआ था। अंजलि को देख नर्स ने कहा, मैडम मेरे खाने का समय हो गया है, तो मैं जाऊं? अंजलि ने कहा, आप जाओ, खाकर आओ, तब तक मैं यहीं हूँ। नर्स चली गई। अंजलि को न जाने कार्तिक को ठीक करने का क्या जुनून सवार हो गया था। उसने आज उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान भी जोखिम में डाला था। इतने सारे तरीके आजमाए गए, इसलिए तो कार्तिक बच गया, और कार्तिक के बचने से अंजलि बहुत खुश थी। उसने सोच लिया कि चलो, इस बहाने से मेरा पश्चाताप शायद थोड़ा कम हुआ होगा। अंजलि साथ साथ में कार्तिक के पट्टियों को भी खोल रही थी। कार्तिक के बॉडी में कोई मूवमेंट ना देखकर अंजलि भी थोड़ा डर गई, और वो तुरंत अपने सीनियर को बुलाने का सोचने लगी। वो जैसे ही बुलाने जाने के लिए उठी, कार्तिक ने हौले से वापस अपनी उंगलियों से अंजलि का हाथ सिर्फ छू लिया। अंजलि ने जब ये देखा तो वो तुरंत कार्तिक की तरफ बढ़ी। खुशी से उसने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया। कार्तिक अभी भी बेहोश पड़ा था, पर कार्तिक की बॉडी पार्ट रिस्पॉन्स कर रहा था। अंजलि आज बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने आज किसी को मौत के मुंह से जो बाहर निकाला था। उसने जाकर कर्नल साहब को ये खुशखबरी दी और ये भी कहा, आप अब उनसे अंदर जाकर मिल सकते हो। कर्नल साहब जल्दी से अंदर गए और अपने बेटे के सीने से लग गए, और चलती धड़कन सुन बहुत खुश हुए। उन्होंने कार्तिक के सर को अपने हाथों में पकड़ा और उसे चूमते हुए रोने लगे। तभी अंजलि पीछे से आई और बोली, अंकल आपका बेटा ना ससुराल नहीं जा रहा, और जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो अब सॉल्व हो चुका है। तो अब जब कार्तिक सर होश में आए तो आप उनका स्वागत हंसते हुए कीजिएगा, ना कि रोते हुए, समझे मेरे बुद्धू अंकल जी। कहते हुए उसने कर्नल साहब के गाल खींच लिए। पता नहीं उसे कौन सी मस्ती सूझी थी, उसने गाल तो खींच लिए, पर फिर बाद में उसे ध्यान आया, अरे ये तो कर्नल साहब हैं। ये बात ध्यान में आने पे वो तुरंत पीछे हटी और बोली, सॉरी सॉरी, वो मुझे पापा के गाल खींचने की आदत है ना। तो वो अपने हाथ बांध और सिर नीचे कर पीछे हट गई, और वहां खड़े सभी लोग ये सीन देखकर हंसने लगे।
कर्नल साहब भी हंसने लगे और बोले, तुम भी मेरी बेटी ही हो और दोस्त भी, तो ये सब तो चलता है दोस्तों में। कहते हुए उन्होंने अंजलि को हाई फाई दिया तो अंजलि भी खुश हो गई और आकर उनके गले लग गई। उसे आज एक सुकून मिल रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज उसके सिर से बहुत भारी बोझ उतर गया। बाकी सब डॉक्टर्स भी खुशियां मनाने लगे, क्योंकि धनराज मल्होत्रा जो कि कर्नल थे, कार्तिक उनका इकलौता बेटा था, वो अपनी काबिलियत से एक बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया था। सबने खुशियां मनाई और फिर सोने चले गए, क्योंकि रात के 12 बज गए थे। अंजलि ने भी सभी को रवाना किया। फिर एक झलक पलटकर कार्तिक को देखा। कार्तिक को देखकर उसे जाने का मन नहीं हुआ। बाकी सब नर्स भी अब अपने अपने घर चली गई थी और अंजलि का कैंप तो साइड वाला ही था, इसलिए वो जल्दी से अपने कैंप में गई और फ्रेश होकर कार्तिक के पास वापस आ गई, क्योंकि उसे पता था कि कार्तिक को कभी भी होश आ सकता था। इसलिए वो उसके पास ही सोफे पर बैठ गई। सोफे पर बैठे बैठे वो कार्तिक की फाइल पढ़ रही थी। तभी उसे गिलास टकराने की आवाज आई। उसने देखा तो कार्तिक होश में आ चुका था और उसे पानी चाहिए था। अंजलि जल्दी से उठकर गई और कार्तिक को कहा, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। कार्तिक को हल्का सा होश आया था, क्योंकि उसकी आंखें अभी भी आधी खुली थीं। अंजलि जल्दी से पानी लेकर आई। उसने कार्तिक के सर को अपने हाथों से उठाया और उसे पानी दिया। कार्तिक को बस पानी पीना था, तो वो तुरंत पानी पकड़ने का गिलास अंजलि के हाथों से लेने लगा, पर उससे गिलास नहीं पकड़ा जा रहा था। तो अंजलि ने कहा, रुको। उसने गिलास अपने हाथों में लिया और उसे पानी पिलाने लगी। कार्तिक पहले तो कतरा रहा था, फिर उसे प्यास लगी तो उसने मना नहीं किया। अंजलि ने कार्तिक को फिर से सुला दिया। कार्तिक सो गया। अंजलि भी वहीं सो गई। सुबह जब उठी तो वो सामने देख चौंक गई, क्योंकि कार्तिक वहां नहीं था। अंजलि चौंक गई और उठकर भागी। कर्नल साहब के यहाँ पर उनका भी कमरा खाली था और कर्नल साहब तो बाहर परेड करवा रहे थे। अंजलि वापस चली आई। उसने कर्नल साहब को कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। अंजलि हर जगह कार्तिक को ढूंढने लगी। वो सोचने लगी, आखिर कार्तिक गया कहाँ। हर जगह वो ढूंढने के बाद वापस कार्तिक के कैंप में आ गई। वो वहीं परेशान होकर वापस बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, थोड़ी देर में कार्तिक अंदर कैंप में आया। अंजलि ने उसे देखते हुए गुस्से से कहा, कहाँ चले गए थे आप? आपको पता नहीं चलता कि आप बीमार हो और मैं आपकी डॉक्टर हूँ। आपको मुझे तो बताना चाहिए था ना, कम से कम। कार्तिक ने अंजलि का गुस्सा देखते हुए उसे सॉरी कहा। अंजलि ने कहा, अपना सॉरी आप अपने पास रखो। उसने कार्तिक को पकड़ते हुए बेड पर बैठाया और सारे ग्लूकोज बॉटल्स वापस उसके हाथों में लगाया और कहा, मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं जाना है। पता भी है कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है तुम्हारी, कितनी मुश्किल से तुम्हारी जान बची है, और तुम ऐसे ही कहीं चले जाओगे तो कैसे चलेगा कार्तिक। सॉरी, भले आप बहुत बड़े अफसर होंगे अपने कैंप में, पर फिलहाल मेरे लिए तो आप एक मरीज हैं, और जब तक आप मेरे मरीज हैं आप मेरी गिरफ्त में हैं, समझे मिस्टर कार्तिक। कहते हुए अंजलि गुस्से में ही जाकर कार्तिक के सामने रखे हुए कुर्सी पर बैठ गई। कार्तिक ने धीरे से कहा, माँ की याद आ रही थी, इसलिए बाहर खुली हवा में माँ से बात करने चला गया था। अंजलि ने जब ये सुना तो उसका गुस्सा पल भर में ही ठंडा हो गया। वो वापस कार्तिक के पास आई और बोली, सॉरी, पर मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए तुमसे ऐसे बात की। मुझे पता है माँ का दर्द, पर यहाँ तुम्हारे पापा भी तो हैं। कार्तिक, तुम्हें उनके लिए अच्छे से जीना ही होगा। पता है वो कितना टूट गए थे तुम्हारी ये हालत देखकर, और मैंने जो कुछ भी गुस्से में बोला उसके लिए सॉरी। कहते हुए अंजलि कार्तिक के लिए पानी ले आई और अपने हाथों से उसे पिलाया। कार्तिक मुस्कुरा उठा और बोला, तुम डॉक्टर हो या पुलिस, कितना डांटती हो। अंजलि ने कार्तिक का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, सॉरी, पर इस वक्त तुम्हें डांटना जरूरी था, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी तुम पर। तुम्हारी जान खतरे में थी और तुम्हारा ठीक होना बेहद जरूरी था। अब जब तुम ठीक हो गए तो एक छोटी सी नादानी तुम्हारी जान की दुश्मन बन सकती है, इसलिए आराम करो। कार्तिक अंजलि को देखता ही रह गया। पहली बार उसके मम्मी पापा के बाद किसी ने उसकी इतनी फिक्र की थी, पर उसने कुछ सोचते हुए अपनी नजरें अंजलि पर से फेर लीं। अंजलि ने कार्तिक को आराम करने को कहा और वो खुद अपने काम में लग गई। थोड़ी देर में नर्स आई तो अंजलि ने कार्तिक को बाय कहा और निकलने लगी।
फिर अचानक वो कुछ सोचते हुए मुड़कर वापस आई और अपने बैग में से कार्तिक का फोन निकालकर उसे देते हुए बोली, तुम्हारे पापा ने दिया था, कहा था कार्तिक जब जागे तब उसे दे देना, ये लो। कार्तिक ने जैसे ही लेना चाहा तो अंजलि ने कहा, एक मिनट। फिर उसने अपना नंबर कार्तिक के मोबाइल में डायल किया और उसे पकड़ाते हुए कहा, कुछ भी काम हो बुला लेना मुझे, प्लीज सेव। कहते हुए अंजलि अपनी फाइल लेकर वहां से चली गई। कार्तिक ने अपने मोबाइल का स्क्रीन देखा तो पाया अंजलि अपना नंबर देकर गई है। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उसका नंबर सेव किया और व्हाट्सएप पर हाय लिखकर भेजा। अंजलि का तुरंत रिप्लाई आया, हाय, अब सो जाओ। वैसे मैंने नंबर तुमसे गप्पे मारने के लिए नहीं दिया है, तुम कितने घंटे ऑनलाइन होते हो ये चेक करने के लिए दिया है। चलो अब सो जाओ। कार्तिक अंजलि का मैसेज देखकर मुस्कुराने लगा और सो गया। अंजलि कर्नल साहब के कमरे में आई और उनसे कुछ जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर वो आगे बढ़ गई। अंजलि अपनी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगी थी, तभी उसके सीनियर्स उसके पास कुछ क्रिटिकल केस लेकर आए। अंजलि उन्हें सॉल्व करने चली गई। बहुत लोगों को चोट आई थी। अंजलि ने सबको बचाने के लिए जी जान एक कर दिया। अंजलि सब कुछ सॉल्व करके शाम को कार्तिक के केबिन में उसे मिलने के लिए आई। उसने देखा कार्तिक ने उससे देख मुंह घुमा लिया। अंजलि ने उससे पूछा, क्या हुआ कार्तिक? कार्तिक ने फिर भी दूसरी तरफ ही मुंह किया हुआ था। कार्तिक का मुंह घुमाना अंजलि को बेचैन कर गया। वो अपना बैग पटकते हुए उसके सामने आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगी, क्या हुआ? अंजलि पहली बार कार्तिक के इतने करीब आई थी। कार्तिक के सामने तो वो आ गई, पर उसके चेहरे को देख वो खुद भूल गई कि उसे क्या बोलना था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी, इसलिए वो कार्तिक से दूर जाने लगी। पर कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सुबह से क्यों नहीं आई? कार्तिक का छूना अंजलि को और बेचैन कर गया, पर वो कोई भी गलत फीलिंग्स कार्तिक के लिए आने देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे अजीब तो लगने लगा। पर उसने अपने चेहरे के भाव को छुपाते हुए कार्तिक से कहा, सॉरी, वो आज केस ज्यादा था इसलिए लेट हो गई। सबकी जान बचानी भी तो जरूरी है ना। अच्छा, तुम पहले खाना खा लो, हम फिर बाद में बात करते हैं। कहते हुए अंजलि कार्तिक के लिए खाना लेने चली गई, पर खाना निकालते समय उसकी नजर वहां खड़े एक काली परछाई पर पड़ी। उसे देख अंजलि चौंक गई। अंजलि जैसे ही कार्तिक के लिए खाना लेने गई, वैसे ही उसने किसी की परछाई देखी खिड़की के पास। वो पहले तो डर गई, पर बाद में हिम्मत कर वो खिड़की के पास आई। वहां देखा तो कोई नहीं था। उसने कार्तिक को कुछ नहीं बताया, पर जल्दी से उसे खाना दिया और बोली, मैं आती हूँ, एक मिनट। कार्तिक ने कुछ पूछना चाहा, उससे पहले ही वो बाहर चली गई। वो बाहर गई, उसने आसपास देखा, कोई नहीं था, पर अंजलि गुमराह होने वालों में से नहीं थी, इसलिए उसने थोड़ा आगे जाकर भी चेक किया। थोड़ी दूर आगे जाकर उसे कुछ कानाफूसी की आवाज आई। उसने धीरे से छुपकर देखा तो वहां कोई दो लोग बात कर रहे थे। अंजलि ने चुपके से उनकी बातों को सुना। बच गया वो कार्तिक का बच्चा। हमें तो लगा था मर जाएगा वो साला, पर बच गया। वो लड़की ने बचा लिया, वरना भाईजान अभी भी तो मार सकते हैं ना। नहीं, अभी हम पे किसी को शक हो जाएगा। कल इस काम को अंजाम देते हैं, समझे? सुन प्लान, कल जब वो दोपहर को सोएगा तभी हम इसे ये जहरीला इंजेक्शन दे देंगे, समझे? और उस लड़की का ध्यान रखना पड़ेगा, उसे पता चला तो। दूसरे वाले ने कहा, नहीं पता चलेगा, अब इससे पहले हमें कोई यहाँ देखे, चलो यहाँ से। दोनों वहां से चुपके चुपके चले गए। रात होने की वजह से अंजलि उनके चेहरे ठीक से देख नहीं पाई थी, पर जब वो चले गए तब धीरे से वो कार्तिक के कैंप में आई। उसने कार्तिक को देखा, वो लेटा हुआ था। उसके दिमाग में कुछ देर पहले सुनी हुई सब बातें घूम रही थीं। उसने सोच लिया, कुछ नहीं होगा कार्तिक को, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, पर कल तक कुछ तो करना पड़ेगा। पहली बात तो ये, मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? उसने कुछ सोचा, उसे एक उपाय सूझा और वो मन में प्लानिंग करने लगी, क्योंकि इस समय कर्नल साहब को कुछ बताना सही नहीं था, कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी। इसलिए अंजलि अकेले ही प्लानिंग बनाने लगी। प्लानिंग बनाते बनाते वो कार्तिक के पास आई और बड़े प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। उसे पहली बार कार्तिक के लिए अपनेपन की महसूसता हो रही थी। उसने खुद की जान की फिक्र किए बिना ही कार्तिक की जान बचाने का फैसला कर लिया। उसने अभी कर्नल साहब को कुछ बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि कर्नल साहब पहले से ही परेशान थे।
इसलिए उसने खुद ही एक प्लानिंग बना लिया। वो कार्तिक के पास से उठने गई तो कार्तिक ने नींद में ही जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। कितना भी छुड़ाने पर उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। अंजलि परेशान होकर वहीं बैठ गई और उसके पास ही दीवार से सर टिकाकर सो गई। आधी रात को जब कार्तिक की नींद खुली तो उसने देखा कि उसने अंजलि का हाथ पकड़ रखा है और वो वहीं उसके पास दीवार पर सर टिकाकर सो गई है। कार्तिक ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ा और उसे जगाने की कोशिश करी, पर जैसे ही वो उसे जगाने गया वो बस अंजलि को देखता ही रह गया। सोते हुए तो इतनी प्यारी लग रही थी कि कार्तिक को उसे उठाने का मन ही नहीं किया। उसने उसे नहीं उठाया, पर उसे प्यास लगी थी तो उसने जैसे ही धीरे से पानी लेने की कोशिश की तो वहां पड़ा दवाई का बॉक्स हल्के हाथ से धक्के से नीचे गिर गया। आवाज होने पर उसने अंजलि की तरफ देखा तो अंजलि की आधी नींद खुली थी और वो पूछने लगी, क्या हुआ? कार्तिक ने कहा, कुछ नहीं, वो तो बिल्ली थी। वो कुछ और बोल पाता इससे पहले ही अंजलि नींद में ही उठकर वहीं कार्तिक के पास बेड पर आ गई और उसका हाथ पकड़कर उसके कंधे पर सर टिकाकर सो गई। कार्तिक जो लड़कियों से दूर रहता था, आज एक लड़की सामने से आकर उसके इतने करीब बैठी थी और ये कोई मामूली लड़की तो नहीं थी, ये तो उसकी जिंदगी बचाने वाली डॉक्टर थी। ये सब सोचते हुए कार्तिक बड़ी मासूमियत से और दिल में घबराते हुए अंजलि के चेहरे को देख रहा था। अंजलि के छूने से तो उसका सारा दर्द जैसे छूमंतर हो गया हो। उसे ऐसा लग रहा था उसकी धड़कनें भी ज्यादा तेज चल रही थीं। उसने सोचा काश ये लम्हा यहीं थम जाता। उसने भी अंजलि के सर पे खुद के सर को टिका लिया और आंखें मूंद लीं। जब सुबह हुई तो अंजलि की आंखें खुलीं। उसने खुद को देखा तो पाया वो तो कार्तिक के सीने पर ही सर रखकर सो गई थी। उसने जल्दी से वहां से हटना चाहा तो कार्तिक की आंखें भी खुल गईं। अंजलि ने उठते हुए घबराकर कार्तिक की तरफ देखा, उसे सॉरी कहा। कार्तिक ने कहा, इसमें सॉरी की क्या जरूरत है, मैंने भी तो तुम्हारा भूल से हाथ पकड़ लिया था। अंजलि ने कहा, पर मुझे। कार्तिक ने कहा, चुप रहो यार, कितना एक्सप्लेनेशन देती हो, जो हो गया वो हो गया, अब क्या मुझे चाय मिलेगी? अंजलि ने कहा, अच्छा जी, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यहाँ नर्स नहीं हूँ, मैं यहाँ डॉक्टर हूँ। कार्तिक ने कहा, हाँ मुझे पता है, पर मैंने एक दोस्त के नाते कहा, प्लीज प्लीज कहते हुए कार्तिक ने एक छोटे बच्चे की तरह मुंह बना लिया था। अंजलि उसे ऐसे देख बस उसे देखती रह गई। प्यार में धोखा खाने के बाद जिस अंजलि ने ये निश्चय किया था कि वो कभी किसी लड़के के करीब नहीं आएगी, उस अंजलि का दिल धीरे धीरे कार्तिक के ऊपर पिघलने लगा था। उसने कार्तिक से कहा, ठीक है लाती हूँ, कहते हुए वो निकल गई और कार्तिक उसे जाते हुए बड़े प्यार से देख रहा था। अंजलि चाय लेने गई, कार्तिक उसे देखते रह गया। अंजलि का मन काम नहीं कर रहा था। उसका पूरा ध्यान आज दोपहर को होने वाली अनहोनी पर था। वो डर गई थी कि आखिरकार वो लोग क्यों कार्तिक के जान के पीछे पड़े हुए हैं। वो लोग कब आएंगे कुछ पता नहीं चल रहा है। वो दूसरी तरफ चाय लेने जा रही थी, तभी कार्तिक के दोस्त ने उसे पीछे से आवाज दी, पर अंजलि अपनी ही धुन में थी, उसने आवाज सुनी ही नहीं। उसका दोस्त पार्थ उसके पास आया और उसे बोला, हे अंजलि, हाय, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? अंजलि ने परेशान होते हुए पार्थ की तरफ देखा और कहा, हाँ। अंजलि ने घबराते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। पार्थ अंजलि का चेहरा देख उसकी परेशानी समझ गया और बोला, नहीं कुछ तो परेशानी है तो बता दो, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। और हाँ, अब सभी लोग ठीक हैं तो कोई और पेशेंट आने वाला नहीं है, तो तुम उसकी फिक्र भी मत करो। कैंप्स में तुमने सबको ठीक कर दिया है। अंजलि को ये बात सुनकर जैसे एक सुकून सा मिला। उसने कहा, अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप किसी को बताओगे तो नहीं? पार्थ ने अंजलि के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, आई प्रॉमिस डियर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम बताओ तो। अंजलि को ना जाने क्यों पर पार्थ पर भरोसा हो गया और उसने सब कुछ बता दिया। पार्थ ने सुना तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कहा, क्या मतलब कार्तिक के ऊपर जानबूझकर हमला करवाया गया? ओ माय गॉड, मुझे पहले से शक था। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलो जल्दी। तुम मुझे कुछ देर बाद मेरे केबिन में मिलो। पार्थ कार्तिक का बेस्ट फ्रेंड था। पार्थ वहां से चला गया। तब अंजलि सबसे पहले फ्रेश होने चली गई। वो जल्दी से फ्रेश होकर आई
और तैयार होकर कार्तिक के लिए चाय लेकर उसके केबिन में गई। वहां जाकर उसने देखा कार्तिक खिड़की की तरफ मुंह करके अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। न जाने क्यों, पर अंजलि को उसकी डायरी पढ़ने की इच्छा हुई, लेकिन वो कैसे पढ़ सकती थी। इसलिए उसने डायरी देखने की इच्छा को इग्नोर किया और अंदर आते हुए बोली, लो कार्तिक, तुम्हारे लिए चाय। जब कार्तिक ने नजर उठाकर देखा, तब उसकी नजर अंजलि पर से हट नहीं पा रही थी। अंजलि आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने सिंपल फुल स्लीव व्हाइट टॉप पहना था, जिस पर नेवी ब्लू कलर का फ्लोरल डिजाइन था, और ब्लू शर्ट लॉन्ग जीन्स। कार्तिक का ध्यान अंजलि में था और अंजलि का ध्यान कार्तिक की चाय में। उसने कार्तिक की तरफ देखकर पूछा, चीनी कितनी डालूं? पर कार्तिक को खुद की तरफ इस तरह देखता हुआ पाकर अंजलि भी शर्मा गई और वो चाय लेकर कार्तिक के पास आ गई। उसने उसके सामने आकर थोड़ा तेज आवाज में पूछा, चीनी? कार्तिक की तंद्रा टूटी। उसने कहा, थोड़ी सी। फिर मन में सोचा, तुम्हारे छूने से ही ये इतनी मीठी हो गई है, चीनी डालने की क्या जरूरत है? अंजलि ने चाय दिया और कहा, तुम चाय पीकर फ्रेश हो जाओ, मैं कर्नल सर को बोलती हूँ, वो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आएंगे। कार्तिक ने कहा, पापा मुझसे मिलकर जा चुके हैं और उन्होंने कपड़े भी दे दिए हैं। तब अंजलि ने कहा, ठीक है, फिर तुम चाय पी लो, फिर मैं तुम्हें वॉशरूम तक जाने में हेल्प करती हूँ। कार्तिक ने अंजलि को देखते हुए चाय पी ली। अंजलि ने जल्दी से कार्तिक की आज की दवाइयाँ उसके टेबल पर रख दी, फिर कार्तिक को वॉशरूम तक ले जाने में उसकी हेल्प की। वैसे तो कार्तिक खुद से चल पा रहा था, पर उसका ध्यान रखना जरूरी था, क्योंकि बॉडी वीकनेस अभी भी उसमें थी। कार्तिक जब अंदर गया, तब न जाने क्यों अंजलि को उसकी डायरी पढ़ने की इच्छा हुई। वो न चाहते हुए भी डायरी के पास पहुंची और उसने डायरी उठा लिया। जैसे ही उसने डायरी खोला, उसने पढ़ा, सुबह की रोशनी में न जाने कहां से मुझे एक चमकता सा कोहिनूर दिख गया है। देखते ही उसे प्यार हो गया और दिल के गीतों का वो मीठा सा सूर बन गया। जिंदगी में आई वो इस तरह की जिंदगी, हंसी बन गई हमारी। जिंदगी तो बचाई, पर फिर अपने कातिलाना अदाओं से जान ले ली हमारी। क्या करें इस कमबख्त दिल पे, किसका जोर होता है? न जाने कैसा ये एहसास है और कैसी ये खुमारी। गलती से ही सही, पर प्यार हो गया उससे। बस तमन्ना यही है कि बन जाए अब वो किस्मत हमारी। तू पहला पहला प्यार है मेरा, मेरे दिल की गली आ जाओ मेरी अंजलि। अंजलि ने जब ये पढ़ा, तब उसने झट से डायरी बंद कर दी और चुपचाप बैठ गई। अंजलि ने जैसे ही पढ़ा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। तभी उसे कार्तिक के आने की आवाज़ सुनाई दी, तो अंजलि उठ खड़ी हुई। कार्तिक अंदर से आया। वो नहा कर आया था, इसलिए उसके बाल गीले थे और वो सिर्फ तौलिए में था, क्योंकि उसके कपड़े तो बाहर ही थे। कार्तिक बाथरूम से निकलने के पहले जल्दी जल्दी में ये भूल ही गया कि अंजलि भी बाहर खड़ी है, और वो दूसरी तौलिए से बाल पोंछते हुए धीरे से बाहर निकला। अंजलि साइड में खड़ी थी। अंजलि ने कार्तिक को देखा, पर कार्तिक अंजलि को नहीं देख पाया। वो धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। उसके जख्म ठीक हो चुके थे, पर सिर्फ पैर के जख्म अभी भी नहीं भरे थे, क्योंकि उसको गोली पांव में लगी थी और पेट में चाकू वाला जख्म ठीक होने को था। उस पर जरा सी पट्टी थी, पर पैर का दर्द अभी भी था और उस पर टाँके की पट्टी अभी भी बंधी हुई थी, जिस वजह से कार्तिक चल पाने में थोड़ा सा असमर्थ फील करता था। उसने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, तभी वहां पानी गिरे हुए होने की वजह से उसका पैर फिसला। वो गिरने को हुआ कि अंजलि ने जल्दी से आकर उसे संभाल लिया। अंजलि ने जब कार्तिक को इस तरह से देखा, तो उसकी सांसें ऑटोमेटिक तेज हो गईं। कार्तिक भी संभल गया। अंजलि ने उसे कमर से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसका हाथ। अंजलि उसके बेहद करीब थी। कार्तिक के बालों से पानी की बूंदें अंजलि के चेहरे पर गिरने लगीं। अंजलि बस मदहोश सी कार्तिक को देखे जा रही थी। कार्तिक को तो अंजलि के छूने से ही एक झटका सा लगा था। वो तो पूरा घायल हो चुका था। दोनों बस एक दूसरे को मदहोश खड़े देख रहे थे। और सोने पे सुहागा। वहीं कहीं दूर किसी कैंप्स से गाने की भी आवाज आ रही थी, जिसके बोल अंजलि और कार्तिक को और बेचैन करने के लिए काफी था। कार्तिक ने अंजलि के चेहरे में खोए हुए ही उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके गालों पर आते हुए बालों को धीरे से अपनी उंगलियों से पीछे की साइड किया। अंजलि कार्तिक के छुअन से सहम गई और दोनों हाथों से कार्तिक को थामे वो अपनी आंखें बंद कर
और बेचैन होकर उसके करीब हो गई। कार्तिक पर भी अंजलि के प्यार का असर तो था ही। उसने भी अंजलि के बालों को साइड कर उसे जैसे ही उसके गालों पर किस करना चाहा, तभी कर्नल साहब की आवाज उसके कानों में पड़ी। कार्तिक ने सुना तो वो जल्दी से अंजलि का हाथ पकड़ते हुए वापस बाथरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंजलि को होश आया और उसने चिढ़ते हुए सवालिया अंदाज में इशारों से कार्तिक से पूछा, क्या हुआ? कार्तिक ने इशारे में कहा, पापा। ये सुनकर अंजलि घबरा गई और कुछ बोले उससे पहले ही कार्तिक ने अंजलि को अपने करीब लाकर उसका मुंह बंद कर दिया। अंजलि जो कुछ देर पहले कार्तिक से थोड़ा सा तो दूर थी, पर अब तो कार्तिक ने उसे पूरी तरह से खुद के करीब कर लिया था। अंजलि की तो जैसे सांसें ही रुक गई थीं। कार्तिक का ध्यान पूरी तरह से उसके पापा में था, जो बाहर कार्तिक के नाम की आवाज लगा रहे थे। कार्तिक और अंजलि दोनों ने कर्नल साहब की आवाज सुनी। कर्नल साहब जोर जोर से कार्तिक कार्तिक चिल्ला रहे थे। कार्तिक ने घबराते हुए अपने पापा को आवाज दी, पापा मैं अंदर हूँ वॉशरूम में। बाहर से कर्नल साहब ने चिल्लाकर पूछा, तुम अंदर हो तो अंजलि कहाँ है? कार्तिक ने अंदर से आवाज दी, अंजलि बाहर गई है, कुछ काम है उसे। तभी कर्नल साहब दरवाजे के पास आते हुए पूछने लगे, बेटा तुम सच में अंदर अकेले ही हो ना? ये सुन कार्तिक और अंजलि दोनों एक दूसरे को घबराते हुए देखने लगे। कार्तिक ने कहा, हाँ पापा क्यों? कर्नल साहब ने कहा, ऐसे ही पूछा। वैसे तुम नहा रहे हो तो शॉवर की आवाज तो नहीं आ रही? कार्तिक ने जल्दी से घबराहट में शॉवर चालू कर दिया और कहा, पापा साबुन लगा रहा था, देखो अब चालू हो गया। कर्नल साहब ने कहा, ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं जा रहा हूँ। कर्नल साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें बाथरूम के दरवाजे में फंसे अंजलि का टॉप दिख गया था। उन्हें माजरा समझ आ गया था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऊपर से जाते जाते उन्होंने वहां पड़े एलेक्सा स्पीकर में रोमांटिक गाना लगा दिया। उन्होंने शावर वाली बात भी जानबूझकर पूछा था, ताकि कार्तिक शावर चालू कर ले। उन्होंने एलेक्सा स्पीकर में गाना लगा के बाथरूम के बाहर पड़े टेबल पर रख दिया और वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। गाने के बोल जैसे ही उन दोनों के कान में पड़े, उन दोनों की सांसें ही थम गई थीं, क्योंकि वो दोनों बेहद करीब थे। ऊपर से कार्तिक ने अनजाने में शावर चालू कर दिया। दोनों बुरी तरह से भीग गए थे। कार्तिक ने जब अंजलि को इस रूप में देखा तो उसके कदम अपने आप बहक गए। अंजलि भी कार्तिक से प्यार तो करने ही लगी थी, वो भी खुद को रोक नहीं पाई। ऊपर से कर्नल साहब ने जो गाना चलाया था, उससे वो दोनों और मदहोश हो चुके थे। कार्तिक ने अंजलि को और करीब किया और उसके गीले होठों में खुद के होठों को समेट लिया। कार्तिक को किस करते समय अचानक अंजलि को बीती हुई सारी बातें याद आ गईं। वो झट से कार्तिक से अलग हुई और अचानक से रोने लगी। उससे न जाने क्या हुआ, वो जल्दी से पीछे हटी और नहीं नहीं कहते हुए जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई और बाहर आकर रोने लगी। कार्तिक को भी होश आया। उसने सबसे पहले आके गाना बंद किया। कार्तिक ने आके अंजलि को पीछे से कंधे पर हाथ लगाया और पूछा, क्या हुआ अंजलि, तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं आया? वैसे सॉरी अंजलि, पर मैं तुम्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया। मैंने आज तक किसी को इस नज़र से देखा तक नहीं। तुम पहली लड़की हो जिसकी वजह से मुझे जीने की एक उम्मीद मिली है। मेरे जीवन में रंग भर गए हैं। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ अंजलि। अंजलि ने कुछ सुना नहीं और कार्तिक को धक्का देकर रोते हुए वो अपने कमरे में चली गई। इधर कार्तिक ने जैसे तैसे इतने दिनों बाद खुद की वर्दी पहनी, पर पैंट पहनते वक्त उसे तकलीफ हुई और जबरदस्ती पहनने के चक्कर में वो खुद को संभाल नहीं पाया, जिसकी वजह से उसके पैर में लगा हुआ टाँका टूट गया, जिसकी वजह से उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। उसके पैर में से खून निकलने लगा, पर उसे पैर दर्द से ज्यादा दर्द अंजलि के इस तरह से चले जाने पर हो रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो खुद से सोचने लगा कि शायद मैंने अंजलि के साथ जबरदस्ती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोचते हुए वो वहीं बिस्तर पर लेट गया। तभी नर्स बर्जनेटिंग के लिए और दवाई देने के लिए आई। उसने जब अंदर आकर देखा तो पाया कि कार्तिक बिस्तर पर लेटा हुआ अपने ही विचारों में खोया हुआ है और उसके पैर से खून निकल रहा है। नर्स ये देखकर जल्दी से अंजलि के पास आई। अंजलि अपने बेड पर शांति से बैठी हुई थी। नर्स ने आकर उससे कहा, मैडम
कार्तिक सर के पैर से खून निकल रहा है। अंजलि वैसे तो कार्तिक के पास से भाग आई थी, पर वो कार्तिक से प्यार करने लगी थी। उसने जैसे ही नर्स की बात सुनी, वो तुरंत उठकर नर्स के पास आई और बोली, क्या बोल रही हैं आप? ये बात सच है? नर्स ने कहा, हाँ सच है मैम, आप जल्दी चलिए। अंजलि जल्दी से भागती हुई कार्तिक के कमरे में आई। उसने देखा कार्तिक बिस्तर पर लेटा हुआ है और एलेक्सा पर गाना बज रहा था। ऐ जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूं। अंजलि को बड़ा दर्द हुआ। कार्तिक की इस हालत को देखकर उसे पता चल गया कार्तिक के पैर का टांका टूट चुका। उसने अपना दर्द छुपाते हुए नर्स से कहा, आप सारा सामान ले आओ, मैं टांका लगा देती हूँ जल्दी। कहते हुए अंजलि अंदर की तरफ आने लगी। वो जैसे जैसे अंदर आ रही थी, गाना बज रहा था। कार्तिक उसको नहीं देख पाया था क्योंकि वो ख्यालों में खोया हुआ था, पर अंजलि गानों के बोल के साथ साथ चुपचाप आंखों में आंसू लिए हुए बड़े प्यार से कार्तिक को पहली बार वर्दी में देख रही थी। इस गाने के बोल से बेचैन होकर कार्तिक रोते हुए इधर उधर देखने लगा। उसने जब अंजलि को देखा तो वो उसे देख खड़ा होने लगा, पर उससे खड़ा नहीं हुआ गया। वो गिरने जैसे हो गया तो अंजलि ने जल्दी से आकर उसे संभाल लिया। दोनों धड़कते दिल से और नम आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। दोनों फिर से एक दूसरे के बेहद करीब थे, पर इस बार दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बेहद प्यार था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और गाना तो बज ही रहा था, मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहें, प्यार लेकिन नहीं होगा कम, जिन्हें चाहूं जिन्हें पूजूं, उन्हें देखें उन्हें छू लूं, जरा बातें तो कर लूं, जरा बाहों में भर लूं, मैं इस चांद से माथे को चूम लूं, तो चलूं। कार्तिक ने अंजलि के माथे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, आई लव यू अंजलि। अंजलि भी आज कार्तिक के सामने झुक चुकी थी। उसने भी धीरे से अपनी आवाज में कहा, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है कार्तिक, पर मुझे तुमसे पहले और दो लोगों ने छुआ है, मतलब किस किया है। हम ज़्यादा इंटरमीडिएट नहीं हुए थे। हाँ, उन्होंने मुझे पूरी तरह से नहीं छुआ था, पर उन्होंने मुझे किस किया है, क्योंकि उन्होंने मुझसे शादी का वादा करके मुझे उल्लू बनाया था। मैं उनके सामने बहक गई थी, इसलिए मैंने शादी ना करने का प्रॉमिस कर लिया था खुद से और यहाँ आ गई। पर जब से मैं तुमसे मिली हूँ, तब से मेरे दिल में एक अलग ही एहसास जागने लगा है तुम्हारे लिए, और शायद मैं तुम्हें खुद से ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। मैं उन लोगों को एक सेकंड में भूल गई, पर मैं तुम्हें भुला नहीं पा रही हूँ, तुमसे दूर भी नहीं जा पा रही हूँ। यही मेरी हकीकत है कार्तिक, और मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बिगाड़ सकती। कहते हुए उसने अपने चेहरे से कार्तिक का हाथ हटाया और उठ के जाने लगी तो कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर जोर से खींच लिया। अंजलि डायरेक्ट कार्तिक के सीने से आ लगी। उसके चेहरे को कार्तिक ने अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हारा कल तुम्हारा था, तुम्हें जो अच्छा लगा किया, और ये उम्र है बहक जाने की। तुम बहक गईं और तुम्हें एहसास हुआ तो तुम संभल भी गईं, पर तुम्हारा आने वाला कल सिर्फ मेरा है, उसमें मैं खुद के और तुम्हारे बीच किसी और को नहीं आने दूंगा। तुम्हारा दुख कल तक था, अब आने वाला कल सिर्फ खुशियों से भरा होगा। क्या मुझसे शादी करोगी मिस अंजलि? क्या मिसेज कार्तिक मल्होत्रा बनना चाहोगी? अंजलि ने कुछ नहीं कहा, बस रोते हुए कार्तिक के गले लग गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटे बच्चे की तरह कार्तिक की बाहों में छुप गई और बोली, बस अब तुम्हारा बाहों का घेरा ही मेरी जिंदगी है, थैंक यू। कार्तिक ने भी उसे बिना कुछ कहे अपनी बाहों में छुपा लिया और उसके माथे को बड़े प्यार से चूम लिया। दोनों कुछ देर ऐसे ही बैठे थे। थोड़ी देर बाद अंजलि को होश आया और उसे कल रात की आतंकवादियों की बात याद आ गई। वो जल्दी से उठी। उसने कहा, कार्तिक मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम्हारे पैर की पट्टी भी करनी है। कार्तिक ने हाँ कह दिया और कहा, हाँ जाओ। अंजलि को कार्तिक को इस हालत में छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था, पर उसे जाना पड़ रहा था। वो जाने लगी, फिर उसे अचानक न जाने क्या हुआ, वो पीछे पलटी और आके कार्तिक के गालों को जल्दी से किस करके भाग गई। कार्तिक ये देखकर मुस्कुरा उठा। उसने सोचा, अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा मैं, ये मेरा वादा। और उसने सुकून से आंखें बंद कर लीं। उसे पैर में दर्द तो हो रहा था,
पर उससे ज़्यादा खुशी थी अंजलि जैसी लाइफ पार्टनर मिलने की। अंजलि बाहर तो भाग आई, पर उसे फिर कार्तिक के पैर का ख्याल आया और उसे सामने से आती हुई नर्स भी दिख गई। वो वापस कार्तिक के कमरे में आई और उसने कार्तिक के पैर का टाँका जोड़ दिया और उसके पैर पर पट्टी कर दी। अंजलि कार्तिक के साथ थी, पर उसका ध्यान तो उन आतंकवादियों की बातों पर था, इसलिए वो कार्तिक के पैर पर पट्टी बांधकर कार्तिक के कैंप से बाहर आई और सीधे पार्थ के पास पहुंची। पार्थ ने उसे देखकर कहा, आओ अंजलि, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अंजलि ने आकर पार्थ से पूछा, आपने कुछ प्लान बनाया? पार्थ ने कहा, हाँ, तुम एक काम करो। कहते हुए उसने अंजलि के कान में कुछ कहा और दोनों प्लानिंग में लग गए। दोपहर के करीब 12 बजे थे। कार्तिक शांति से अपने बेड पर लेटा हुआ था। तभी एक नर्स उसके पास आई और बोली, आपको इंजेक्शन लगानी है। कार्तिक को लगा शायद इसे अंजलि ने भेजा होगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है। नर्स ने इंजेक्शन रेडी किया और वो जैसे ही कार्तिक को लगाने वाली थी, उस नर्स को एक घूंसा पड़ा और ये घूंसा किसी और ने नहीं बल्कि अंजलि ने मारा था। वो नर्स कुछ कर पाती उससे पहले ही अंजलि ने एक गन निकाली और कहा, चुपचाप बताओ, तुमने ये काम किसके कहने पर किया है? नर्स अचानक हुए इस हमले से घबरा गई। उसने भागना चाहा, पर अंजलि ने बहुत ही मजबूती से उसका हाथ पकड़ा और कॉर्नर पर धक्का मारते हुए कहा, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, बताओ। उसने उसका हाथ पकड़कर पूछते हुए कहा। कार्तिक ने पूछा, अंजलि ये सब क्या है? अंजलि ने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगी। अंजलि ने जैसे ही कार्तिक की तरफ देखा, वो नर्स अंजलि को धक्का देकर जल्दी से भागी। अंजलि ने कहा, रुको, पर वो नर्स वहां से भाग गई। कार्तिक ने अंजलि को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या है ये सब? अंजलि ने कहा, यहाँ तुम्हें मारने की प्लानिंग चल रही है, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्तिक ने असमंजस से कहा, क्या? और मुझे मारने की प्लानिंग क्यों? अंजलि ने कहा, चुपचाप रहो, तुम्हारे लिए यहाँ हम सब हैं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कार्तिक ने कहा, पर मेरे लिए तुम क्यों इन लोगों से लड़ रही हो? पापा को कहो ना। अंजलि ने कहा, वो ऑलरेडी घबराए हुए थे तुम्हारी तबीयत को लेकर, अब उन्हें ये सब बताकर और टेंशन नहीं देना चाहती मैं तो। तुम शांत रहो और मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज। पर अंजलि, अंजलि ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, बस कार्तिक, तुम मेरी जान हो और अपनी जान बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मेरे साथ पार्थ है, मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे ही मुझे सब पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। तब तक ये अपनी गन अपने पास रखो, काम आएगा, ओके? कहते हुए उसने कार्तिक के माथे पर धीरे से किस किया और वहां से चली गई। कार्तिक कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि कुछ बोलना माना अंजलि पर विश्वास नहीं करने जैसा था। लेकिन कार्तिक को तो अंजलि पर पूरा भरोसा था। वो चुपचाप लेट गया, क्योंकि उसे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे अंजलि की फिक्र हो रही थी। इधर अंजलि पार्थ के पास आई और पार्थ से उसने कहा, वो नर्स तो भाग गई। पार्थ ये सुन हंसने लगा और बोला, बहुत अच्छा हुआ, चलो कुछ तो अच्छा काम किया तुमने। कहते हुए उसने अंजलि से हाथ मिलाया और हंसते हुए पूछा, अब कार्तिक के मिशन का आगे क्या होगा? पार्थ की बात सुनकर अंजलि भी हंसने लगी और वो दोनों वहीं बैठ गए। पर उन दोनों को नहीं पता था, कर्नल साहब छुपकर उनकी सारी बात सुन रहे थे। उन्होंने बाहर खड़े होकर सोचा, अंजलि ऐसी निकलेगी मुझे नहीं पता था। वो उदास हो गए। कर्नल साहब वहां से चले गए और उन्होंने न जाने क्यों पर अपने रूम में जाकर कुछ सीक्रेट लोगों को अंजलि और पार्थ के ऊपर नजर रखने के लिए कहा। इधर अंजलि और पार्थ ने हंसते हुए कंप्यूटर का डिस्प्ले चेक किया। पार्थ ने कहा, गुड अंजलि, अब तुम एक काम करो, अपने रूम में जाओ, खाना खाकर फिर आओ। अंजलि ने कहा, नहीं, पहले कार्तिक वाले मिशन को हम अंजाम देंगे, फिर कुछ काम करेंगे। कहते हुए वो कंप्यूटर के पास गई और उसमें कुछ करने लगी। उसमें कार्तिक का कमरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो दोनों मिलकर कुछ कर रहे थे कि तभी कर्नल साहब कुछ लोगों के साथ अंदर आए और उनके साथ वो नर्स भी थी। उन्हें देखकर पार्थ और अंजलि डर गए। अंजलि कुछ पूछे उससे पहले ही कर्नल साहब ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। अंजलि ने हैरान होकर जब सामने देखा तो पाया कार्तिक भी वहीं आया हुआ था और व्हील चेयर पर बैठा था। वो सब अंजलि को गुस्से में देख रहे थे। अंजलि ने गुस्से से पूछा, मेरी गलती क्या है? कर्नल साहब ने कहा, इस नर्स ने मुझे बताया तुम और पार्थ मिलकर कार्तिक को मारने
के मिशन पर काम कर रहे हो और तुम उसे गलत इंजेक्शन लगाती थी। आज जब ये नर्स तुम्हारे सीनियर के कहने पर सही इंजेक्शन लगाने आई, तब तुमने उसे बंदूक दिखाकर धमकाकर भगा दिया। नॉनसेंस। कर्नल साहब ये सब कुछ गुस्से में बोल रहे थे और बोले, अंजलि, मैं तुम पर खुद से ज्यादा ट्रस्ट करने लगा था और मुझे ये बात भी पता चल चुका था कि मेरा बेटा तुमसे प्यार करने लगा है, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बहू भी मान लिया था। और तुम हो कि तुम्हारी इतनी घटिया हरकत इस देश की सिक्योरिटी के सीक्रेट कोड जो कार्तिक के पास हैं उसे पाने के लिए ये सब तुमने किया। ये सब सुनकर अंजलि के सीनियर डॉक्टर्स भी आए और उन्होंने भी बहुत कुछ सुनाया अंजलि को। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही और कार्तिक को नम आंखों से देखने लगी। कार्तिक के आंखों में आंसू थे। उसे पता था ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, अंजलि ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, पर इस वक्त उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल सकता था। और उसे कर्नल साहब की आदत भी पता थी, वो बिना सबूत के खुद की पत्नी की भी नहीं सुनते। ऊपर से वो बेबस चल भी नहीं सकता था, पर उससे अंजलि की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने कहा, पापा, आप अंजलि को इस तरह से सबके सामने बेइज्जत मत करें, हम मिलकर बात करते हैं। कर्नल साहब ने गुस्से से कार्तिक की तरफ देखा और कहा, तुम कुछ नहीं कहना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। फिर उन्होंने अंजलि से कहा, तुम कैंप से इसी वक्त निकल जाओ और अपने घर चली जाओ। ये लो तुम्हारे लिए नोटिस जो तुम्हारे दिल्ली के डॉक्टर्स की तरफ से मेरे पास आया है, तुम्हारी सजा के तौर पर। अब जाओ यहाँ से। अंजलि ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, पर वहां खड़े सभी लोगों से प्रताड़ित होकर उसने एक नज़र कार्तिक पर डाली और वहां से रोते हुए निकल गई। कार्तिक बेबसी से सब कुछ देखता रहा। उसने अपने पापा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने व्हील चेयर से ही वहां से बाहर निकल गया। उसने अंजलि को कॉल लगाया, पर अंजलि का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो जल्दी से अंजलि के रूम में भी गया, पर अंजलि वहां से निकल चुकी थी। कार्तिक बेबस होकर वहीं रोने लगा। इस बात को करीब 1 महीना बीत गया। अंजलि ने जयपुर में खुद का क्लिनिक खोल लिया था। वो पूरे दिन अपनी डॉक्टरी में व्यस्त रहने लगी थी। उसे अपने काम के सिवाय किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, पर उसके फैमिली वाले उसके लिए लड़का ढूंढने में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें अंजलि की फिक्र हो रही थी। कैंप से आने के बाद अंजलि किसी से कोई बात नहीं करती थी, बस घर से क्लिनिक और क्लिनिक से घर, अपनी जिंदगी में वो गुम रहने लगी थी। उसने अपना नंबर भी चेंज कर लिया था। घर वालों ने कितनी कोशिश की, पर उसने किसी से कोई बात नहीं की। सबको झूठी मुस्कुराहट लिए कह देती, मैं ठीक हूँ। इसलिए घर वालों ने अंजलि की शादी कराने का फैसला ले लिया था, पर अंजलि ने शादी के लिए पूरी तरह से ना कह दिया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, फिर एक अच्छा सा रिश्ता आया अंजलि के लिए। अंजलि के घर वालों ने एक दिन अंजलि को घर में बिठाया और शादी के लिए मनाने लगे। अंजलि जब नहीं मानी तो उसकी मम्मी ने गुस्से में कह दिया, शादी नहीं करेगी तो क्या यहाँ इसी घर में बैठी रहेगी? ये तुम्हारा घर नहीं है, बेटियों को दूसरी जगह ही जाकर घर बसाना होता है। इस बात पर अंजलि के पापा बुरी तरह से भड़क गए अंजलि की माँ पर और बोले, ये कोई तरीका है अपनी ही बेटी से बात करने का? पर अंजलि को उसकी मम्मी की बात दिल पर लग गई और उसने उठते हुए कहा, पापा, पापा, मम्मी पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कोई भी लड़का हो हाँ बोल देना, मुझे दिखावे की रस्म में मत बिठाना। शादी जितना जल्दी हो जाए सही है, इसी वीक में कर दीजिए। अंजलि की मम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अंजलि को रोकने की कोशिश की, पर वो कुछ नहीं बोल पाई। अंजलि के भाई रोहन ने कुछ नहीं कहा, उसे अपनी मम्मी पर गुस्सा आ रहा था। उसने अंदर जाकर अंजलि को समझाने की कोशिश की और प्रिया भी रोहन के पीछे पीछे अंजलि को समझाने की कोशिश करने लगी, पर अंजलि ने कहा, भाई मैं ठीक हूँ, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए। प्रिया और रोहन वहां से निराश होकर चले गए। अंजलि जो 1 महीने से पत्थर दिल बनी हुई थी, आज टूट गई। उसे रोना आ रहा था। उसे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। उसे बुरा लगा था तो सिर्फ इस बात का कि कार्तिक के सामने उसे इतना जलील किया गया। वो कार्तिक के सामने हुए अपमान से आहत हो चुकी थी। उसने अपने ब्रेसलेट में छपे हुए खुद की और कार्तिक की फोटो देखी। उसने अपनी डायरी भी निकाली जिसमें बस कार्तिक की फोटोज थी। अंजलि ने धीमी आवाज में
अपना फेवरेट गाना लगा दिया और गाना सुनते हुए वो कार्तिक के फोटो को अपने सीने से लगा के जमीन पे ही लेट गई। गाना के एक एक बोल उसे रुला रहे थे और कार्तिक के साथ बीते हुए पल की याद दिला रहे थे। अंजलि वहीं रोते रोते सो गई। उसने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन जब उसे पता चला लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो वो नाश्ता किए बिना ही अपने क्लिनिक में चली गई। शाम को उसे पता चला कि लड़के वालों को वो पसंद आ गई है और उसकी सगाई इसी वीक में फिक्स करना चाहते हैं। उसके घर वालों ने शाम को उसे उसकी राय जाननी चाहिए तो अंजलि ने कहा, सगाई फिक्स कर दीजिए, बस मैं एक बार लड़के से मिलना चाहूंगी। ये बात सुनकर सब खुश हुए और खुश होकर जब उसकी मम्मी पापा उससे मिलने आए तो वो उन्हें इग्नोर मार के अपने रूम में चली गई। अंजलि आज भी कार्तिक की डायरी खोलकर उसे याद कर रोने लगी और सोचने लगी, मुझे सिर्फ तुम चाहिए कार्तिक, सिर्फ तुम। आज भी रोते रोते वो बिना खाए सो गई और सुबह सबके उठने से पहले ही अपने क्लिनिक चली गई। आज उसका मन वहां भी नहीं लग रहा था। उसे हर बेड पर लेटे हुए पेशेंट में सिर्फ कार्तिक का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो अपने ऑफिस में बैठे सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि कोई मैजिक हो जाए और कार्तिक कहीं से भी यहाँ आ जाए मेरे पास। उसने गुस्से में उसका नंबर भी डिलीट कर दिया था। वो उससे बात भी करती तो कैसे करती। अंजलि आज खुद को बेबस महसूस कर रही थी। शाम को जब वो घर पहुंची तो उसके पापा ने कहा, वो लड़का आया है तुमसे मिलने, मैंने उसे तुम्हारे कमरे में बैठाया है। अंजलि बेमन से रूम में चली गई। उसने रूम में जाकर देखा तो पाया एक हट्टा कट्टा लंबे कद का लड़का उसके रूम की खिड़की के पास खड़ा था और वहां से बाहर देख रहा था। अंजलि ने जाते ही उसे देखे बिना ही गुस्से में कहना चालू कर दिया, देखिए मिस्टर, आप जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जबरदस्ती शादी के लिए हाँ कर दिया है, पर मैं आपसे प्यार वाला कोई रिलेशन नहीं रख पाऊंगी क्योंकि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वही मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, मैं उसे नहीं भूल पाऊंगी। तो आप अगर इस शादी के लिए ना कह दें तो बेहतर होगा। वो लड़का सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। उसने पीछे तक पलटकर नहीं देखा। अंजलि ने कहा, आपने सुना ना मैंने क्या कहा। वो लड़का अभी भी चुप था तो अंजलि उसके पास गुस्से में गई और बोली, आपको सुनाई नहीं देता क्या। कहते हुए उसने उस लड़के को पकड़ के अपने सामने किया। जब उसने उस लड़के को देखा तो वो चौंक गई और उसके मुंह से एक ही आवाज निकली, कार्तिक तुम। कार्तिक के आंखों में आंसू थे। अंजलि को तो ये सब एक सपना लग रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने खुद को चिकोटी काटी पर फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरानी से बुत बने कार्तिक को बस देखे जा रही थी। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अंजलि को गले लगाने के लिए अपने हाथ फैला दिए। अंजलि को रोना आ गया था। वो बिना कुछ सोचे जाकर कार्तिक के गले से लग गई और उसे कस के पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। कार्तिक की आंखों में से आंसू आ चुके थे। उसने भी बड़े प्यार से अंजलि को अपनी बाहों में समा लिया। अंजलि ने कार्तिक से रोते हुए कहा, कार्तिक, उस दिन जो नर्स तुम्हें मारने के इरादे से आई थी वो मुझे पता था क्योंकि मैंने उनके कुछ साथियों को बातें करते हुए सुना था। पर मेरा और पार्थ का प्लानिंग सिर्फ नर्स को पकड़ना नहीं था। हम नर्स के जरिए मेन विलन को ढूंढना चाहते थे, इसलिए मैंने उस नर्स को पकड़ने के बहाने उसके हाथों में चिप लगा दिया था। इसलिए मैं और पार्थ बहुत खुश थे और उसने मुझे बेल्डन कहा था। फिर हम उसे ट्रैक करने लगे और मैंने सोच लिया था जब तक तुम्हारे पीछे पड़े हुए लोगों को ढूंढ नहीं लेती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। पर कर्नल साहब ने मुझ पर विश्वास करने की बजाय उस बाहर वाली नर्स पर भरोसा कर लिया। उन्होंने मेरी इंसल्ट की, ठीक है, पर मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ कि उन्होंने मेरी इंसल्ट तुम्हारे सामने की और मुझे लगा तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैंने सोचा तुम मुझे गलत समझो, उससे पहले मेरा निकल जाना ही बेहतर होगा। कार्तिक ने ये सब सुना और उससे कहा, पहले तो तुम रोना बंद करो और यहाँ बैठो। कार्तिक के भी आंखों में आंसू बहने लगे थे। अंजलि को बिठाकर कार्तिक ने उससे कहा, मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है, पर उस वक्त मेरे पैरों की चोट की वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करने में असमर्थ था। मैंने इसलिए तुम्हें रोकना चाहा, पर तुमने गुस्से में मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था। फिर तुम वहां से निकल गईं। मेरा तो पैर उस समय जख्मी था, मैं तो चल भी नहीं सकता था। सबके जाने के बाद मैंने पार्थ को बुलाया।
और मैंने आगे की कार्यवाही जारी रखने के लिए कहा। तुम्हारा और पार्थ का प्लानिंग वर्क कर गया, जिस वजह से वो नर्स छुपकर रात को हमारा ही बटालियन में सिपाही बन के रह रहे एक आतंकवादी से मिलने गई। वो सिपाही टेम्पररी बेस पर आया हुआ था और उसके दो साथी और थे। उन्हीं लोगों ने मुझे मारने का प्लानिंग बनाया था, क्योंकि मैंने उनके कई साथी को मार गिराया था। पार्थ की सूझबूझ से वो लोग उसी रात को पकड़े गए और उन्हें सजा भी हुई। पर मैंने कर्नल साहब से कुछ नहीं कहा और आज तक उनसे कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं आज भी उनसे नाराज हूँ। सब कुछ सामने आने पर उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उन्होंने सबके सामने अपनी गलती मानी और पार्थ और तुम्हें इस बहादुरी के लिए बधाइयाँ भी दी। मैंने तुम्हें बहुत फ़ोन करने की कोशिश की, पर ना तुम्हारा फ़ोन लगा और ना ही तुमने कभी फ़ोन किया। तुम्हें मुझसे एक बार बात तो करनी थी कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या इतना ही भरोसा करती थी तुम मुझ पर? मैं तुम्हारे गम में बीमार रहने लगा, इसलिए कर्नल साहब ने जी जान लगाकर तुम्हारा पता ढूंढा और तुम्हारे घर मेरे लिए रिश्ता भिजवाया और तुम्हारे घर वालों से मिलकर मैंने सारी बातें उन्हें बताईं और कर्नल साहब ने भी माफ़ी मांगी। तुम्हारे घर वाले राजी हो गए, पर तुम राजी नहीं थी, इसलिए तुम्हारी मम्मी ने उस दिन कड़वे शब्द बोले तुम्हें, क्योंकि तुम इस बहाने कम से कम मुझसे मिलो तो सही। मैंने आज तक पापा को माफ़ नहीं किया है और तब तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक तुम नहीं करोगी। अंजलि ये सब सुनकर और रोने लगी। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। तब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अंजलि ने पीछे देखा। कर्नल साहब थे। वो रोते हुए हाथ जोड़कर खड़े थे अंजलि के सामने। अंजलि उठी और बोली, पिछली बातें भूल जाइए और हाथ मत जोड़िए पापा। ये कहते हुए अंजलि उनके गले से लग गई। ये सब कुछ देखकर वहां खड़े सभी लोगों के होठों पर मुस्कान आ गई। अंजलि ने कर्नल साहब के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। फिर उसने अपने घर वालों से, उसके मम्मी पापा रोहन प्रिया सबसे माफ़ी मांगी। सबने उसे माफ़ कर दिया और कार्तिक के साथ उसकी सगाई फिक्स हो गई। सबने खुशी खुशी कितने दिनों के बाद दिल से पेट भर के रात्रि भोजन किया था। कार्तिक और अंजलि खुशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।